हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट किए थे द लिविंग वर्ल्ड, और इस लिविंग वर्ल्ड में हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम बात कर रहे थे और हमने लास्ट 2 क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था 4 कैरेक्टर के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था टोटल 6 कैरेक्टर हमारे सिलेबस में है जो हमें अच्छे से रीड करना है और एग्जाम्पल के साथ हमें बात करना है। तो जिसमें हमने ऑलरेडी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लिया है। आज हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लिविंग का, जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। तो हम बात कर रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर नंबर 5, कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, कॉन्शियसनेस के बारे में हम बात करें तो कॉन्शियसनेस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। और कॉन्शियसनेस किस में होता है? कॉन्शियसनेस इन हिंदी बात करें चेतना। जैसे डिफाइन करें हम तो डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होगा द एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट आ सुटेबल रिस्पॉन्स। कहने का मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा और इजी वे से बात करें तो कॉन्शियसनेस मीन्स होता है फ्रेंड्स किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करे। जैसे आपसे हम बात करें कि स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे मान लो हमारा बॉडी है, आई एम अ लिविंग, हम अपने बॉडी पे स्किन पे हम निडल को प्रिक करते हैं। ये जो निडल प्रिक कर रहे हैं, निडल अपने स्किन में धंसा रहे हैं, ये निडल है क्या? दिस इज द स्टिमुलस। और ये हम अपने आप अपने हाथ को हटा दे रहे हैं, ये हमारा स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स हुआ। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, लोअर एनिमल्स हो, हायर एनिमल्स हो, सबके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि वो स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो कर सके। सारे ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करते हैं। और ये जो फ्रेंड्स स्टिमुलस होता है, ये स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है, ये स्टिमुलस केमिकल हो सकता है, एंड ये जो स्टिमुलस है ये बायोलॉजिकल हो सकता है। 3 तरह से स्टिमुलस हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों एक भी ऑर्गेनिज्म कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म फिजिकल रिस्पॉन्स करता है वो केमिकल नहीं कर सकता, जो ऑर्गेनिज्म केमिकल रिस्पॉन्स करता है वो बायोलॉजिकल नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स या तीनों या एक या 2 सारे रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन इतना है कि स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करना। जैसे मान लो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मीडियम के बारे में कि एक सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग होता है। सिस्टम जहां पे वर्क किया जा रहा है वो सिस्टम, और उस वर्किंग एरिया को छोड़ के बाकी के जितने भी एरिया होते हैं वो सराउंडिंग होते हैं। जैसे मैं मेरे बारे में बात करूं, मैं लिविंग, और मेरे सराउंडिंग में मेरे आसपास जितने एरिया हैं वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। और मैं क्या कहलाऊंगा? सिस्टम।
तो सिस्टम के सराउंडिंग में जो भी कंडीशन हमें दिखाई देता है या फिर हमें स्टिमुलस मिलता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो बायोलॉजिकल हो, वो सारा कॉन्शियसनेस कहलाता है। जैसे मान लो अलग अलग स्टिमुलस होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर स्टिमुलस देगा तो क्या होगा, उसे बायोलॉजिकल स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे लाइट, टेम्परेचर, इसके अलावा वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे है क्या, ये सारे स्टिमुलस हैं, या फिर ये सारे हमें अलग अलग फॉर्म में स्टिमुलस मिलता है। लाइट के बारे में बात करें हम, टेम्परेचर के बारे में बात करें हम, इसके अलावा लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये भी सारे क्या हैं, स्टिमुलस हैं। ठीक है, इस अर्थ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी होती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी होती है। दैट मीन्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स के अलावा, या फिर यूकैरियोट्स हो, सबके अंदर टेंडेंसी होता है किसका, कॉन्शियसनेस का। अगर वो जिंदा होगा तो रिस्पॉन्स शो करेगा, सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स भी कॉन्शियसनेस होता है। अब जैसे मान लो आप क्वेश्चन पूछो, सर प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर हम प्लांट को थप्पड़ मारेंगे तो क्या प्लांट हमें रिपीट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग मान लो किसी ह्यूमन को आप थप्पड़ मारते हो तो हो सकता है वो डबल मार दे, 4 बार मार दे, 5 बार, डिपेंड उसका मूड कैसा है। अब ये जो प्लांट्स है इसको स्टिमुलस किस फॉर्म में मिलेगा, इसको स्टिमुलस लाइट के फॉर्म में मिल सकता है, लाइट के फॉर्म में मिल सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में मिल सकता है। आपने पढ़ा, आपको प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ाएंगे फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नेलाइजेशन। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो सीजन पे ब्रीडिंग करते हैं। कुछ एनिमल्स भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, अपना ब्रीडिंग करते हैं। तो वो पर्टिकुलर सीजन उनके दिमाग में आता कैसे है। जैसे हम मैंगो के बारे में अगर एग्जांपल ले लें, मैंगो एक प्लांट है, मैंगो भी एक सीजनल ब्रीडर है। अब अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन से नए तरीके के सीड बनाया गया है जो कि हर सीजन में मैंगो आपको मिलता रहेगा, फ्रूट्स मिलता रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंगो प्लांट्स के बारे में जो हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा पॉपुलर है प्लांट्स दिखाई देता है, उनके बारे में बात करें तो ये एक पर्टिकुलर सीजन पे ही अपने ब्रीडिंग करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन करते हैं। फरवरी में उनमें फ्लावर आते हैं, मार्च में उनके छोटे छोटे मैंगो आते हैं, छोटे छोटे कच्चे आम आते हैं, फिर इसकी राइपनिंग होती है और अप्रैल मई में इस राइपेंड फ्रूट हमें मिलता है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब जो सीजन होता है ये मैंगो का सीजन होता है। दैट मीन्स इस प्लांट्स को भी, इस मैंगो के प्लांट्स को भी पता होता है कि हमें हर साल हमें फरवरी और मार्च में फ्लावरिंग करना है, जनवरी में फ्लावरिंग करना है, पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग करना है। ऐसे प्लांट्स को हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। एनिमल्स में भी कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, हालांकि ह्यूमन तो सीजनल ब्रीडर है नहीं। ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन कभी भी कर सकता है और बच्चे कभी भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, लाइक डॉग के बारे में हम बात कर लें, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स जहाँ पे वो पर्टिकुलर सीजन पे ही ब्रीडिंग करते हैं। तो
कहने का मतलब ये हुआ कि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो सिंपल हो, सबके अंदर सेंस होता है, सबके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होता है, कैपेबिलिटी होता है। हम आपको यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस होते हैं। अभी जैसा कि हमने समझा, एक और केसेस है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, ह्यूमंस के बारे में बात करें, तो ये कॉन्शियस के अलावा सेल्फ कॉन्शियसनेस की टेंडेंसी पाया जाता है ओनली ह्यूमन बीइंग। इस अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज में सारे कॉन्शियसनेस होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होता है इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की टेंडेंसी पाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की टेंडेंसी होती है? एग्जाम्पल इज ह्यूमन बीइंग्स। इस ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की टेंडेंसी पाया जाता है ओनली ह्यूमन बीइंग, और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है फ्रेंड्स। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो आपसे आप क्वेश्चन पूछो, सर कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब हमने समझाया कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, ये हमें पता चलना कॉन्शियसनेस कहलाता है, और हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। जैसे हमारा माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जैसे अब हम आपको डिफरेंस समझाते हैं। जैसे हम कैट और डॉग के बारे में बात करें, तो कैट और डॉग ये भी एनिमल्स हैं, और ये एनिमल्स सेल्फ कॉन्शियसनेस के बजाय कॉन्शियसनेस शो करते हैं। इनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कैसे, मैं समझा दूं। जैसे डॉग के बारे में हम बात करते हैं, डॉग कहीं भी जाता है, कभी भी जाता है, ना तो कोई उसका टाइमिंग होता है, कब उसे खाना खाना है, कब उसे सोना है, उसका ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब वो खुद से सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसे मान लो किसी का डेथ हुआ है, अगर डॉग पहुंच गया, हो सकता है वहां पे भौंकने लगे, हो सकता है वहां पे रोने लगे। किसी मैरिज पार्टी के टाइम पे अगर वो चला जाए, हो सकता है वो वहां पे भौंकने लगे, रोने लगे। मतलब उसके पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग सेल्फ अवेयर होता है। ये अगर जैसा उसके सामने परिस्थिति होता है, जैसा उसके सामने कंडीशन होता है, वो फ्रेंड्स वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करता है वहां पे। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग गया कहीं पे, किसी बच्चे का किसी घर में बर्थ हुआ है, वहाँ पार्टी चल रहा है, वहाँ वो हैप्पीनेस मूड में रहेगा, हैप्पी रहेगा। मैरिज पार्टी में जाता है तो वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। हालांकि अलग बात है, वो भले इंटरनली किसी भी चीज़ से दुखी हो, लेकिन कम से कम वो शो अप करेगा कि मैं खुश हूँ, शादी में वो एंजॉय करेगा। इसके अलावा मान लो किसी का डेथ हो जाता है, अब यही ह्यूमन बीइंग डेथ वाले जगह पे जाएगा तो कम से कम वहाँ पे सैडनेस दिखाएगा कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा हमारे कंडीशन में, हमारे सराउंडिंग में लोग दुखी हैं, सैड हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमैनिटी हमारा भी फर्ज बनता है कि वहाँ पे हम रोएं ना तो कम से कम सैडपन करें, वहाँ पे हंसे ना, वहाँ पे फिल्मी गाना ना गाएं। अगर वो नॉर्मल होगा तो ऐसी एक्टिविटी करेगा नहीं, अगर वो नॉर्मल होगा तो माइंड से नॉर्मल होगा। तो दैट मीन्स ये सारी जो टेंडेंसी होती है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होती है, और इसीलिए ह्यूमन बीइंग को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस बोला जाता है। ये तो हो गया कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। और हम बात करें फ्रेंड्स, मान लो एक पेशेंट है, सपोज एक पेशेंट है, वो कोमा में है। अब पेशेंट कोमा में है, तो कोमा में अगर पेशेंट है
तो इस पेशेंट का कम से कम हुआ क्या है, मान लो एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, और ये जो पेशेंट है ये सोचने की क्षमता चली गई है, पेशेंट कोमा में पहुंच गया है किसी भी रीजन से। और इस पेशेंट का, ये जो पेशेंट आपको दिखाई दे रहा है जो कोमा में है, इसका लंग्स और हार्ट, लंग्स आपको पता है रिस्पायरेशन के लिए हेल्प एंड हार्ट ब्लड पंपिंग के लिए काम करता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे डिटेल में। लंग्स और हार्ट ये सपोर्ट किया गया है किसी वर्चुअल मशीन से, वर्चुअल मशीन के थ्रू, दैट मींस उसका हार्ट और लंग्स काम नहीं कर रहा है, मशीन से सपोर्ट किया गया है। और उस पेशेंट का ब्रेन भी डेड है, ब्रेन भी उस पेशेंट का डेड है। आपको बताना है कि ये कोमा का पेशेंट लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। अब लिविंग होगा या नॉन लिविंग, पहली नंबर ये तो लिविंग है बिकॉज अभी वो जिंदा है। दूसरा क्वेश्चन, ये पेशेंट कोमा में जो है ये कॉन्शियसनेस है या अनकॉन्शियस है। अगर आप बोलो कि सर ये जो पेशेंट है ये कॉन्शियसनेस है, मैं पूछूं क्यों, तो आप बताओगे कि सर इसके बॉडी में ड्रिप लगा होगा, ग्लूकोज जा रहा होगा और इसके बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा। ठीक है, सही है, केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, लेकिन क्या ये कॉन्शियसनेस है? मैं बोलूंगा नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं, बिकॉज ये कॉन्शियसनेस कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स तो कुछ कर नहीं रहा, उसका पैर नहीं हिल रहा है, ब्रेन ऑलरेडी डेड है। तो मैं बोला कि ये कॉन्शियसनेस नहीं होगा क्योंकि इसकी वर्क और एक्टिविटी तो है नहीं। हाँ, इसे हम लिविंग बोलेंगे लेकिन कॉन्शियसनेस कैसे बोलेंगे? ठीक है, अगर नहीं बोलते हैं तो बोलो सर फिर इसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है? दोनों है क्वेश्चन। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एनसीईआरटी ने बोला है कि जो पेशेंट कोमा में है, हार्ट और लंग्स खराब हो चुका है, किसी मशीन के थ्रू रिप्लेस किया गया है, ब्रेन डेड हो चुका है, इस कोमा के पेशेंट को इसे नाइदर कॉन्शियसनेस नहीं, आप कॉन्शियसनेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या लिविंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो इस कंडीशन में बोला गया है ये लिविंग, अगर देखा जाए तो लिविंग ही है, कॉन्शियसनेस तो, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं होगा बिकॉज वर्क तो नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं होगा, लेकिन ये लिविंग है या नहीं, आप क्या बताओगे? तो एनसीईआरटी ने बोला है ये तो नाइदर लिविंग एंड नॉन लिविंग, ना तो इसे लिविंग बोल सकते हैं ना तो इसे नॉन लिविंग बोल सकते हैं। लिविंग बोलोगे, किसके बेसिस पे लिविंग बोल सकते हो? क्योंकि इसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आप लिविंग बोल सकते हो। और नॉन लिविंग भी बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, इसका ब्रेन ही डेड है, सब कुछ डेड है, कोई काम ही नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता है, ये तो अनकॉन्शियस है, इस तो सेल्फ कॉन्शियस है ही नहीं है। फिर एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो पेशेंट है ये कोमा का पेशेंट ये नॉन सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा, नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, एनसीईआरटी ने जो पूछा आपका आंसर होगा नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अब हम बात करें क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है, इस वजह से कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, इसलिए हम मानते हैं और हमारे समझ में आता है कि जब कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो कॉन्शियसनेस के बारे में हो गया। हमने कितने कैरेक्टर पढ़ लिया? 5 कैरेक्टर लिविंग के, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो कैसे हैं? कैसे हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाले कैरेक्टर हैं। लिविंग तो सारे हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ 4, अभी सिर्फ 3, बाकी का जो हमने अभी पढ़ा है ग्रोथ रिप्रोडक्शन को छोड़ के मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है इंटरैक्शन। क्या नाम है? इंटरैक्शन। कैरेक्टर नंबर 6 इज एंड लास्ट कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन। इंटरैक्शन हम बात कर रहे हैं इंटरैक्शन के बारे में। इंटरैक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरैक्शन पाया जाता है, चाहे वो स्मॉल एनिमल हो, चाहे वो लार्ज एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सब में इंटरैक्शन होता है। कैसे होता है इंटरैक्शन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं वन बाय वन। जैसे सबसे पहले हम अपने एग्जांपल ले रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा बॉडी बना कैसे है, एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट है। आपको पता है इस अर्थ पे सबसे पहले क्या बना होगा? सबसे पहले तो सेल आया होगा, ठीक है, लेकिन सेल कैसे बना होगा? सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। आपको एवोल्यूशन पढ़ाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा इस अर्थ पे जो लाइफ आया है वो सबसे पहले कुछ केमिकल से आया है, केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। तो बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल मिलके सेल का फॉर्मेशन किए होंगे। अब ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ होगा। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना होगा और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ होगा। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक हायरार्की है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक हायरार्की है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे होगा। इस हायरार्की के बारे में हम एक बार डिस्कस करें जिससे आपको आसानी से समझ में आए। बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल हैं। मैक्रोमोलेक्यूल, इस मैक्रोमोलेक्यूल से फॉर्मेशन हुआ है सेल का, और इस सेल से फॉर्मेशन हुआ है टिश्यू का। बहुत सारे सेल से टिश्यू बना है और बहुत सारे टिश्यू से फॉर्मेशन हुआ है ऑर्गन का, और बहुत सारे ऑर्गन से फॉर्मेशन हुआ है ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम का और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किए। दिस इज द हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो कहानी आप देख रहे हो ये एक हायरार्की है। मैक्रोमोलेक्यूल से, बहुत सारे केमिकल से, बहुत सारे मॉलिक्यूल से, मैक्रोमोलेक्यूल से सेल का फॉर्मेशन हुआ और सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। बहुत ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। कई सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ और ऑर्गन सिस्टम से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो कहानी आप देख रहे हो दिस इज द हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैं लिख दूं, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये हायरार्की है, और ये जो कंडीशन दिखाई दे रहा है दिस इज द इंटरैक्शन। एक दूसरे से इंटरैक्ट है। कैसे इंटरैक्ट है? अगर हमें टिश्यू बनाना है, और टिश्यू का डेफिनेशन भी आप अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हो 9th में कि ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। अगर टिश्यू बनाना है तो क्या बिना सेल के टिश्यू बन सकता है? नहीं बन सकता है। अगर सेल का फॉर्मेशन करना है तो क्या बिना मैक्रोमोलेक्यूल से बन सकता है? नहीं बन सकता है। ऑर्गन बनाना है, कोई भी ऑर्गन बनाना है तो क्या बिना टिश्यू के बन सकता है? नहीं बन सकता।
ऑर्गन सिस्टम बनाना है तो क्या बिना ऑर्गन के बनेगा? नहीं बनेगा। अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है तो बिना ऑर्गन सिस्टम के न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। दैट मींस ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से इंटरैक्ट है, और इस टेंडेंसी को इंटरैक्शन बोलते हैं। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबके अंदर इंटरैक्शन देखने को मिला है, और इसी तरह से इंटरैक्ट होके एक दूसरे से फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम वन बाय वन करके अभी डिस्कस करेंगे। ये है हायरार्की पूरा का पूरा। दिस इज द हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। This is the hierarchy of living organism. एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है, आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ऑर्गन जैसे हमारा ये स्किन है, ये ऑर्गन है, हमारा ये हैंड है, एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी का एक पार्ट जो है ये ऑर्गन है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक एग्जांपल के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा, जैसे हम सिस्टम का, हमारे बॉडी में बहुत तरह के सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम है। तो ये बना कैसे? जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। लेकिन ये कैसे बना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम? बहुत सारे ऑर्गन से। ऑर्गन कौन होगा? अब वो सारे ऑर्गन जो डाइजेशन के समय यूज हुए हैं, उस पूरे ऑर्गन को मिला के हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे माउथ हमारा डाइजेशन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ऑर्गन कहलाएगा। माउथ एक ऑर्गन हो गया, टीथ हेल्प किया है, ये भी एक ऑर्गन, टंग भी एक ऑर्गन, इसोफेगस भी एक ऑर्गन, स्टमक भी ऑर्गन, इंटेस्टाइन भी ऑर्गन, और ये सारे ऑर्गन मिलके किसका फॉर्मेशन किया? एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस इंटरैक्शन में एक चीज कॉमन है, कॉमन ये है कि अगर हम लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे हम इसके बारे में बात करें मैक्रोमोलेक्यूल, तो ये क्या होगा? इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलेक्यूल लो लेवल, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म क्या है? दिस इज द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एक लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो हमें एक एडवांस कैरेक्टर मिलता है, एडवांस फंक्शन मिलता है, और ऐसे फंक्शन को इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। जैसे टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे टिश्यू आपने देखा होगा सेल के बारे में या टिश्यू के बारे में, तो टिश्यू के बारे में हम बात करें तो जैसे एग्जांपल हमने लिया टिश्यू का, एक एग्जांपल लिया कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। अब देखते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी कैसे है कार्डियक टिश्यू। और हम सबको पता है कार्डियक टिश्यू में फंक्शन क्या है? कार्डियक टिश्यू का काम है, कार्डियक टिश्यू ने ऐसे बोले, कार्डियक मसल टिश्यू का एग्जांपल है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक टिश्यू ने बोलेंगे कार्डियक मसल्स बोलेंगे। अब मसल्स जो है, अब मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, हार्ट का मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, तो मसल्स का काम क्या होगा? फंक्शन होगा कॉन्ट्रैक्शन कराना, कॉन्ट्रैक्शन कराना, ठीक है। और यही कार्डियक
मसल्स एक टिश्यू है और यही मिलके एक ऑर्गन बनाया और इस ऑर्गन का नाम है हार्ट। मान लो ये हार्ट का फॉर्मेशन हुआ, हार्ट का फॉर्मेशन हुआ कार्डियक मसल से, और ये जो हार्ट बना है, अब इस हार्ट का फंक्शन क्या होगा? क्या जो मसल्स का फंक्शन है कार्डियक, वही हार्ट का फंक्शन होगा? नेवर। जैसे हम एक एक स्टेप, एक एक ऑर्गेनाइजेशन पे आगे बढ़ते हैं हाई लेवल में, एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट होता है, एक नया फंक्शन बनता है, और उस फंक्शन, उस प्रॉपर्टी को इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इस हार्ट का काम और क्या होगा? ब्लड को पंप करना। क्या होगा? ब्लड को पंप करना, ब्लड पंपिंग। ये कार्डियक मसल्स का काम क्या था? कॉन्ट्रैक्शन कराना। लेकिन जैसे ही ये ऑर्गन बनाया हार्ट, हार्ट का काम चेंज हो गया, ये हो गया ब्लड पंपिंग करना। और ये जो चेंजिंग है और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे दिस इज द इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये जो नया प्रॉपर्टी बना है, इस नई प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है इमर्जेंट प्रॉपर्टी। दिस इज द इमर्जेंट प्रॉपर्टी। सिंपल वर्ड के बारे में हम बात करें तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी को हम और नाम से जानते हैं इमरजेंस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इमरजेंस। नया चेंजेस होगा, नया फंक्शन परफॉर्म होगा, तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लिंक होता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम बात करें और आगे अगर हम बात करते हैं, आगे ये बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और इंटरेक्शन के साथ साथ इमर्जेंट प्रॉपर्टी भी होता है। तो इस कंडीशन को देख के हम बोल सकते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जैसे मान लो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या इसकी कैरेक्टर आया होगा? यस, आया होगा। इसकी कंडीशन भी इसमें कुछ ना कुछ आया होगा। सेम कंडीशन इस अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका प्रेजेंट जो वो है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक होता है। इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, सबका जेनेटिक मटेरियल एक होता है। और ये जो सबका कॉमन जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो आप बोलोगे सर सबका जेनेटिक मटेरियल अगर एक है, सारे ऑर्गेनिज्म का 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज में या 17 to 18 लाख स्पीशीज का कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर अलग अलग क्यों हम पढ़ते हैं? न्यूक्लिक एसिड, इन सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है? न्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख दूं थोड़ी देर के लिए, अभी हम बात कर देंगे। सबका कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है, ये न्यूक्लिक एसिड कितने हैं? दो, एक डीएनए है और एक आरएनए है। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल दो, एक है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के दो, न्यूक्लिक एसिड एक डीएनए और एक आरएनए मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना। तो अब ऐसे बोल सकते हैं कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका जेनेटिक मटेरियल एक है, या तो लिविंग होगा, या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, सबका डीएनए होता है। तो आरएनए किसका होगा? ये होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल में, मोस्ट ऑफ द, ऐसे बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। आरएनए होता है वायरसेस में, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन ये जो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो रहा है, तो क्या वायरसेस को हम लिविंग मानेंगे? वायरसेस तो लिविंग नहीं है, वायरसेस तो नॉन लिविंग है।
जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वायरस इंटर नहीं करता है तब तक वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, नॉन लिविंग होता है। और वायरस को हम ये भी बोलते हैं, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस आर नो? तो वायरस तो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। और यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर लिविंग है ही नहीं, तो वायरस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मानेंगे? तो हम ये बोल सकते हैं, अब आरएनए को छोड़ के हम ये बोल सकते हैं, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सारे ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। आरएनए के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि आरएनए वायरसेस में पाया जाता है, जैसे टीएमवी हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, इन सारे कंडीशन में आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए की कहानी छोड़ दो, अब हम ऐसे बोलेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर share a common genetic material। क्या बोलेंगे? sharing the common genetic material, all living organism present past and future are linked। complete sentence कर दूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, are linked share a common जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए या आरएनए? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओनली डीएनए। शेयर अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो कॉमन है, लेकिन फिर डिफरेंसेस क्यों हैं? हमारे डॉग में, कैट में, प्लांट्स में डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो कॉमन है, सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर है उसका नंबर कम ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है? वेरिएशन आता है। लेकिन ऐसे मान लो अगर 100% जेनेटिक मटेरियल सेम हो, हालांकि नाम तो डीएनए है, सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो कॉमन तो बोलेंगे, सिमिलर कॉमन शेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन वेरिएशन भी तो आता है। क्या सभी लोग एक जैसे होते हैं? इस अर्थ पे 130 करोड़ पॉपुलेशन ह्यूमन का है, तो क्या सारे एक जैसे हैं? लेकिन सबके बॉडी में जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होता है इसका नंबर कम और ज्यादा होता रहता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे बैक्टीरिया का जो बेस पेयर नंबर है वो अलग होगा, ह्यूमन का बेस पेयर नंबर अलग है। जैसे 6.6 बिलियन ह्यूमन में हो गया, 4.4 बिलियन कहाँ पे हो गया? बैक्टीरिया में हो गया। तो ये जो बेस पेयर अलग होता है, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होता है, इसका नंबर कम और ज्यादा होने से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है। ये मैं इतना ज्यादा इस वर्ड पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर भी गलत होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड together, share a common genetic material but varying in degree। क्या बोलेंगे? but common a genetic material but varying degree। varying degree का क्या मतलब है? varying degree का मतलब है वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आता है? वेरिएशन इसीलिए आता है फ्रेंड्स, क्योंकि वेरिएशन से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। वेरिएशन ही कॉज करेगा क्या? इवोल्यूशन। और ध्यान रखना, इवोल्यूशन मतलब विकास। इस अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज में सारे स्पीशीज ये चाहते हैं कि हम अपने आप को इवॉल्व करें, अपने आप को डोमिनेट करें, डोमिनेंट हो जाए, एक दूसरे से डोमिनेट हो जाए। तो हर स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वेरिएशन चाहता है। और वेरिएशन कैसे आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्रॉसिंग ओवर से, म्यूटेशन से। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये सारे लोग चाहते हैं और सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टेंडेंसी होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टुगेदर, शेयर अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेराइंग इन डिग्री। वेराइंग इन डिग्री का मतलब है कि वेरिएशन आएगा। कॉमन जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद, डीएनए होने के बावजूद जेनेटिक मटेरियल फिर भी हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है। और वेरिएशन का मेन रीजन है
बेस पेयर का नंबर ऑफ बेस पेयर से ही वेरिएशन आता है और यही वेराइटी क्या आता है, इवोल्यूशन आता है। तो इस कैरेक्टर को जो हमारा इंटरेक्शन कैरेक्टर है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, सारे ऑर्गेनिज्म में, मैंने पहले बोला चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो छोटा एनिमल यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो ये तो इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन सब में होता है, तो क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा? यस, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा फ्रेंड लिविंग के, जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड इंटरेक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ, क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। और हम अगले क्लास में फ्रेंड्स बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में कि नेमिंग कैसे रखा जाएगा। 1.7 to 1.8 मिलियन का नेम कैसे रखेंगे और पढ़ाई कैसे करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से वीडियो को देखना, जो भी डाउट होगा आप बताना, डाउट को क्लियर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था और बहुत आसानी से, बहुत स्लो वे से हमने आपको सारी चीजें समझाया। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इस बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो पिछले के आए हुए क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन सारे इसमें कवर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसे आप अच्छे से देखना और अच्छे से देखने के बाद आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।